हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथी, आज की क्लास में हम लोग मराठा साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले साथी? तो मराठा साम्राज्य को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मराठों का उत्कर्ष आज हम लोग पढ़ेंगे। तो साथी, कल की क्लास में हम लोग मुगल शासन की व्यवस्था के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था तथा मुगल शासन में जो भी कर लगाए जाते थे, खालसा भूमि, जागीर भूमि और ये संयूर मूली जो था साथी, तीनों भूमि के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे। जो भी साथी अभी तक पिछली कक्षा नहीं देखे हैं, वो सॉल्यूशन विद गणेश चैनल पे जा कर के वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण इतिहास की क्लास बाय गणेश सर। आप वहाँ से एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर है साथी? और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से? तो मराठा साम्राज्य से। क्लियर साथी? मराठा साम्राज्य से, जिसमें हम लोग मराठों का उत्कर्ष देखेंगे। ठीक है? तो मराठा साम्राज्य में देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे। सबसे पहले इन्हीं को पढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ साथी? तो शिवनेर दुर्ग में। शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म होता है 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। साथी, यह डेट सहित आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डेट सहित एग्जाम में पूछ लिया है कभी कभी। ठीक है? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके पिता का नाम क्या था साथी? तो शाहजी भोसले। एवं माता का नाम जो था जीजाबाई था। जो इनकी माता का नाम था साथी, तो इनकी माता का नाम जीजाबाई था। मराठा साम्राज्य की राजकीय भाषा जो थी वो मराठी थी। क्लियर है? मराठा साम्राज्य की साथी, ये जो मराठा साम्राज्य था यह कहाँ था आप तो जानते ही होंगे। यह महाराष्ट्र में था साथी, यह महाराष्ट्र में था। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ रहे होंगे। मराठा साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी मराठी थी। 1640 ईस्वी में शिवाजी की शादी जो होती है साईबाई निम्बालकर से हो जाती है। कब होती है साथी? तो 1640 ईस्वी में हो जाती है साईबाई निम्बालकर से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के जो दादा थे इनके संरक्षक हुआ करते थे। यानी शिवाजी के जो संरक्षक थे वो स्वयं इनके दादा थे, यानी ग्रैंडफादर थे। उनका नाम कोंडदेव था। इनका नाम क्या था साथी? जो इनके संरक्षक भी थे तथा इनके दादा भी थे। कोंडदेव उनका नाम था, और कोंडदेव साथी शिवाजी के गुरु भी थे। यानी यह शिवाजी के दादा थे, संरक्षक थे एवं इनके गुरु भी थे। इस बात को आप याद रखेंगे साथी, क्योंकि एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। यह आध्यात्मिक गुरु थे साथी रामदास। और जो शिक्षक होते हैं, यानी जो साधारण गुरु होते हैं जो कि हम लोगों को शिक्षा देते हैं, वो गुरु कौन थे साथी? तो वह गुरु थे कोंडदेव। क्लियर है? इन्होंने यानी शिवाजी ने अपनी राजधानी 1656 ईस्वी में रायगढ़ को बना लिया। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया साथी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है साथी, आप जानते ही होंगे। काशी वाराणसी फेमस प्लेस है। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने साथी? तो शिवाजी ने। जो महाराष्ट्र का
एक सम्मानित ब्राह्मण था, यानी जो गंगा भट्ट थे साथी, यह महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे, जिनसे यह अपना क्या करवाए थे, राज्याभिषेक करवाए थे। कहाँ करवाए थे साथी? तो यह रायगढ़ में करवाए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण नामक किले पर आक्रमण किया, यानी शिवाजी ने जो पहला अपना आक्रमण किया वह कहाँ किया साथी? तो वह किया तोरण नामक किले पर। क्लियर है? शिवाजी ने 2 बार यानी 1664 ईस्वी तथा 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा, यानी सूरत को यह कितनी बार लूटा? तो सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा। और क्यों लूट रहे थे? बस धन दौलत इनको चाहिए होता था, इसलिए सूरत को इन्होंने 2 बार लूट लिया था। वर्ष आप याद रखेंगे क्योंकि वर्ष आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। क्लियर है? शिवाजी एवं महाराजा जय सिंह के बीच एक पुरंदर की संधि होती है। साथी हम लोग पीछे यह पढ़ के आए हैं पुरंदर की संधि के बारे में। जो भी साथी अभी तक नहीं देखे हैं, मैंने उनको पहले ही बता रखा है कि आप चैनल पर जाके पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक क्लास को देख सकते हैं। क्लियर है? 1665 ईस्वी में हुई थी क्या? पुरंदर की संधि। क्लियर है? पुरंदर की संधि जो हुई थी साथी, यह 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी एवं महाराजा जय सिंह के बीच। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया गया था। जब शिवाजी शासन कर रहे थे, यानी जब मराठा साम्राज्य में शिवाजी शासन कर रहे थे, उस समय मुगल में औरंगजेब शासन कर रहा था। तो उस समय क्या किया था औरंगजेब ने? शिवाजी को 1666 ईस्वी में जयपुर भवन, यह जयपुर जो भवन है साथी, यह आगरा में पड़ता है, तो जयपुर भवन में यह इसे कैद कर लेता है। कौन? औरंगजेब। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। कुछ दिनों बाद साथी हम स्टैटिक जीके भी स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है साथी? तो आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में, शिवाजी की मृत्यु जो हुई साथी वह 1680 ईस्वी में हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी उम्र मात्र 53 वर्ष होती है साथी। मात्र 53 वर्ष इनकी आयु होती है जब इनकी मृत्यु हुई थी। अब साथी हम लोग शिवाजी का प्रशासन देख लेते हैं। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिमंडल होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था साथी। अष्टदिग्गज के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। तो अष्टदिग्गज के बारे में पढ़े थे, तो उसमें क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि थे। और इसमें अष्टप्रधान में क्या होते थे साथी? अष्टप्रधान में 8 पद होते थे, जिनके बारे में हम लोग अभी बारी बारी से पढ़ेंगे। क्लियर है? जो 8 प्रधान होते थे साथी, यानी अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो होता था, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता था। पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता था। अब पेशवा का पद हम लोग जान लेते हैं कि क्या था। तो पेशवा का जो पद था साथी, यह प्रधानमंत्री का पद होता था। एक तरह से यह एक तरह से प्रधानमंत्री का पद होता था, जिसका कार्य होता था राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना इसका काम होता था। किसका साथी? तो पेशवा का। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पद था साथी, वह था सरी-ए नौबत का पद। एक मिनट साथी, पेन चेंज कर लें। सरी-ए नौबत का पद जो था,
यह एक सैन्य प्रधान का पद होता था। यह एक सैन्य प्रधान का पद होता था साथी। और तीसरा जो होता था उसका नाम था अमात्य, यानी अमात्य का पद। यह राजस्व मंत्री होता था, यानी रेवेन्यू मिनिस्टर। साथी रेवेन्यू मिनिस्टर होता था कौन? अमात्य, जिसका कार्य आय व्यय का लेखा जोखा करना होता था। आय व्यय का लेखा जोखा करना होता था। इसका अन्य नाम जो था साथी वह था मजूमदार। इसे मजूमदार भी कहा जाता था साथी। क्लियर है? उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है वाकयानवीश। जो वाकयानवीश का पद होता था यह गुप्तचरी करता था साथी, यानी यह गुप्तचर हुआ करता था। पांचवें नंबर पे सुमंत, या इसे ही दबीर भी कहा जाता था, यानी सुमंत का पद होता था जो दबीर का पद जो होता था यह एक विदेश मंत्री होता था। यह एक विदेश मंत्री होता था जो कि अपने देश का जो बात था, यानी अपने देश की बात को विदेशों तक लेके जाए, वही सुमंत या फिर दबीर का पद होता था उसका साथी। क्लियर है? छठे नंबर पे पंडित राव। अब पंडित से ही समझ में आ रहा है साथी कि इसका काम क्या होगा। तो पंडित राव का जो कार्य होता था यह धार्मिक कार्यों को देखने वाला होता था। कौन? पंडित राव। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो साथी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको और अच्छी तरह से कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। फिर 7वें नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। 7वें नंबर पर क्या कहता है कि न्यायाधीश का पद होता था। और न्यायाधीश का पद जो होता था इसका अर्थ है यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। यह न्याय विभाग का क्या होता था साथी? तो प्रधान होता था। क्लियर है? अब 8वें नंबर पे यानी अष्ट प्रधान में जो 8वां प्रधान होता था क्या होता था? चिटनीस। इसका नाम था साथी चिटनीस। इसका कार्य जो होता था राजकीय पत्रों को देखकर उसकी भाषा शैली का अध्ययन करना होता था, यानी साथी इसे भाषा शैली का विशेष ज्ञान था, इसलिए इसको चिटनीस का पद दिया जाता था। तभी साथी यह पत्रों को देखकर, यानी पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली का अध्ययन करता था और उसे बताता था कि यह किस भाषा शैली में लिखी गई है। क्लियर है? शिवाजी के कर व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साथी यह जो सेशन चल रहा है आप भी जानते हैं मराठा साम्राज्य से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है, जो कि काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इस सेशन से आप खुद देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण यह सेशन आपके लिए होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने भूमि पर 2 प्रकार का कर लागू किया। शिवाजी ने क्या किया? भूमि पर 2 प्रकार का कर लागू किया। और उस कर का नाम क्या था? तो पहला था चौथ एवं दूसरा था सरदेशमुखी। पहला था चौथ एवं दूसरा था सरदेशमुखी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। साथ ही यह जो चौथ होता था इसमें उपज का 1/4 लिया जाता था, यानी 1/4 भाग लिया जाता था, यानी वसूल किया जाता था। या आप कह सकते हैं कि जो उपज करता था जो वह 1/4 भाग देता था। किसे? शिवाजी को। किसे देता था साथी? तो शिवाजी को। जमीन पर बाहरी यह क्यों देना पड़ता था? यह बात आपको मैं बता रहा हूँ साथी कि जमीन पर जो बाहरी आक्रमण हुआ करता था उससे सुरक्षा करना शिवाजी अपनी जिम्मेदारी बना लिए थे। अपनी जिम्मेदारी बना लिए थे साथी, यानी जिस जमीन पर आप उपज कर रहे हैं
उस उपज को यानी उस जमीन को कोई कब्जा ना कर ले, कोई अतिक्रमण ना कर ले। इस वजह से शिवाजी उसकी रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे, इसलिए इन्हें 1/4 भाग देना पड़ता था। तो उम्मीद करता हूँ साथी चौथ आपको एकदम परिपूर्ण, एकदम विधिवत ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं दूसरे कर पर। यह दूसरा कर जो लिया जाता था सरदेश मुखी, यह कितना लिया जाता था? यह जो था उपज का 1/10 भाग देना पड़ता था। किसे? शिवाजी को। यानी सरदेश मुखी जो होता था यह 1/10 भाग वसूला जाता था, अर्थात आप कह सकते हैं कि 1/10 भाग इसे देना पड़ता था। और क्यों देना पड़ता था साथी? क्योंकि शिवाजी जो थे यह जमीन को अपना अधिकार यानी अपने पूर्वजों का जमीन बता करके वसूला यानी वसूल करते थे। जो शिवाजी थे यह कुछ ऐसे ज़मीन थे जिसको इन्होंने कहा यह हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, अर्थात मेरी ज़मीन है, मतलब आप इसमें अगर उपज करेंगे तो आपको मुझे इसका टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए साथी सरदेश मुखी जो था यह किस पर लिया जाता था? ज़मीन पर लिया जाता था, यानी भूमि पर लिया जाता था। और क्यों लिया जाता था? क्योंकि जो शिवाजी के ज़मीन पर उपज होती थी उसका कर लिया जाता था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। आप लोग जाने से पहले इतना काम ज़रूर करिएगा कि सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि क्लास देख लिए हो तो एक बार आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके मित्र, आपके भाई, आपके छोटे बहन ज़रूर इस क्लास को देखें, ताकि उनको भी इस क्लास से लाभ मिले। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो साथी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि साथी जो कमी हो आपकी या फिर जो भी इशू हो, जो भी क्वेरी हो, हम ज़रूर उसको देखेंगे और आपको समाधान बताएंगे। क्लियर है? तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी शानदार ज़बरदस्त रूप से कर रहे होंगे। तो साथी जय हिंद, वंदे मातरम।